नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने किया रीजनिंग का पूरा एमसीक्यू जिसमें पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आज बारी है एमसीक्यू सेशन जिसमें मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिएगा, जब स्टार्ट किया तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे। धीरे धीरे आपने देखा होगा लेवल बढ़ते जा रहा है। तो ये थोड़ा ना मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या इतना हार्ड आएगा। नहीं, हम सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको अचंभित ना हो आप कि इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे आ गया। तो सारे टाइप अगर करते जाएंगे ना, इजी, हार्ड, मॉडरेट सब, तो आपको एकदम कैजुअल होंगे, ज़्यादा दिक्कत की सामना करना नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है, एक चिड़ियाघर में केवल बतख और बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 35 है और कुल पैरों की संख्या 94 है तो बताइए वहाँ कितनी बतख और बकरी हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान देना, सर हम जानते हैं बतख, मान लिया बतख हैं x, ये जो बतख है इनकी संख्या है x, और बकरी जो है ना इनकी संख्या है y। अब हमको पता है कि बतख और x प्लस y सिरों की संख्या कितनी है, 35। सबके एक एक सिर होते हैं ना, बतख के भी एक सिर होते हैं और बकरी के भी एक सिर होते हैं। मतलब बतख और बकरी सबको मिला दें तो 35 लोग ही होंगे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सभी के एक सिर हैं, सभी के एक बतख के एक सिर, एक बकरी के एक सिर, तो दोनों को मिलाया तो 35। अब कहता है पैरों की संख्या 94 है, तो मान लिया, हम जानते हैं क्या, एक बतख के कितने पैर होते हैं, 2, और एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। एक बतख के 2 पैर और एक बकरी के 4 पैर, तो x बकरी हैं, x बतख हैं, x बतख के कितने पैर, 2x पैर, और y बकरी के कितने पैर, 4y, और दोनों को मिलाया तो कितना है, सॉल्व करने पे ये दिया है 94। सर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, ये x है, इसको भी x बना लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाला, डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन निकल गया, 2y इज इक्वल टू इसका आधा कितना, 94, x प्लस 2y ये आ गया, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब देखो, ये तो हमको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 35। तो इसको x प्लस वाई ये वाला इक्वेशन रखते हैं 35, और दोनों को सॉल्व करते हैं तो घटाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। घटाएंगे 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 घटाएंगे, ये कैंसिल, 2y में y गया y, 47 में 35 गया, कितना आएगा, 7 5 12। y की संख्या कितनी आई, 12। y कौन है, बकरी, तो बकरी 12 है। 12 बकरी कहाँ पे हैं, एक ही ऑप्शन में है। आप चाहें तो ये इसकी वैल्यू x में रखें, y बकरी 12 हैं, तो बतख कितनी हो जाएंगी, 23, तभी तो 23 और 12 कितना होगा, 35। अब आपको ऐसे नहीं बनाना है एग्ज़ाम में। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ऐसे हल नहीं करेंगे आप। कैसे हल करेंगे, देखिए इसका सबसे सॉल्ट मेथड हम बताते हैं। इस तरीके से क्या लिखा है, कुल पैरों की संख्या कितनी थी सर, 94, माइनस 2 गुणित सिरों की संख्या, 2 गुणित सिर कितने हैं, 35, और घटा के आधा कर दो, 35 दूना 70, 94 में 70 गया 24, 24 का आधा 12, किसकी वैल्यू निकलेगी, 4 पैर वाले जानवर की। ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हैं उसकी संख्या कितनी आ गई, 12, और 4 पैर हैं किसके, बतख के कि बकरी के। आप कहेंगे बकरी के 4 पैर हैं, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दोनों तरीके हमने आपको बता दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, टेलीविज़न सेट है उसका कुछ मूल्य है, इसको 25% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 125। आप कहेंगे हाँ ठीक है, तो नया मूल्य कितना परसेंट घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। सर ये क्या कह रहा है, मूल्य मूल सब एक हो गया। देखो ये प्राइस था ओरिजिनल, पुराना प्राइस ये था, मूल प्राइस ऐसा लिख लो, मूल ओरिजिनल, तो मूल प्राइस ये है, इसको 25% बढ़ाया तो नया ये हो गया। अब ये नया प्राइस है, नया मूल्य है, इसको कितना कम करें, कितना परसेंट कम करें कि मूल स्तर पर वापस आ जाए, फिर से पुराना हो जाए। तो कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे। कहाँ से कम कर रहे हैं इस बार, 125 है ना, 125 से कम कर रहे हैं। ऑप्शन क्या आ गया, 25 पंचे और 5 दूना 10, 20% आपका राइट आंसर है। 20% राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। देखो 10% लाभ पर बेचेगा तो सीपी यदि 100 है 100%, 10% लाभ में बेचा तो एसपी कितना 110 नहीं हो जाएगा। एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, सीपी क्या है, क्रय मूल्य। 10% लाभ पर बेचा, ठीक है सर। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदता ना बाबू, तो ये खरीदता 80% में। आप कहेंगे हाँ ठीक है 20% कम में खरीदा, तथा 20 रुपये अधिक में बेचता। अब यहाँ से 20 रुपये अधिक में बेचता कह रहा है, 20 रुपये अधिक में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110% में बेचा ही था और 20 रुपये अधिक है, तो कहता है 40% का लाभ होता। अब लाभ इस बार किस पे होगा, नया सीपी पे, नया क्रय मूल्य पे। नया क्रय मूल्य या नया सीपी कितना है, 80%, 80%। इस पर लाभ हो रहा है 40% का प्रॉफिट है, तो 140 में बेचेगा। आप कहेंगे हाँ 40% प्रॉफिट है, लाभ है, तो 40% ज़्यादा में बेचेगा। कितना आया, 00 से 00, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, और ये परसेंट का परसेंट। ये देखो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर हुए कि नहीं। 110% प्लस 20 रुपये, ये इधर आया, 112 में 110 चला गया, 2%। 2% की वैल्यू कितनी, 20 रुपये, तो 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपये। आप कहेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। एक बार और देखो, 10% प्रॉफिट में खरीदा, 10% प्रॉफिट में, लाभ में, तो 110 में बेचा होगा। अब यदि वो 20 रुपये ज़्यादा में बेचे बोल रहे हैं, बेचे, तो इतने में बेचा था, 20 रुपये ज़्यादा में बेचे तो इतने में बेचेगा। और 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे तो इतने में खरीदा होगा 80% में, तो 40% का लाभ हो जाता है। तो बेचेगा कितने में, बेचेगा, ये भी एसपी है विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 112, और ये भी विक्रय मूल्य तो निकाले हो, दोनों विक्रय मूल्य को बराबर करना, और सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 100%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। देखो ये थोड़े हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा आपके यदि हम कंपेयर करें कंपैरेटिवली तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं आपको लगे, लेकिन हमने कहा है ना ये सब क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो हो सकता है पेपर बनाने वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे दे, तो अपन को सबकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हार्ड है क्वेश्चन पेपर, हमने कहा थोड़ा हार्ड मतलब इजी नहीं है, मॉडरेट है,
थोड़ा मध्यम मार्गी लिया है पेपर हमने। तो ऐसा मत सोचना सारे पेपर हार्ड हो गए या सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी तक हार्ड कहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। तो सारे पेपर में पूरा 100 क्वेश्चन हार्ड होगा ऐसा नहीं है भाई। देखिए, कोई धन 16% ब्याज की दर से कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। मान लो 1 रुपया है, वो अमाउंट मिश्र धन हो रहा है 2.6 गुना। कितना गुना हो रहा है? 2.6 गुना, यही तो कह रहा है। तो आपको देखना है कितना ब्याज मिला। आप कहेंगे सर ब्याज मिल गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है 1.6 मिला है। हम क्या जानते हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना माना है? 1 रुपये। ब्याज कितना मिल गया? 1.6। कितने की दर से? 16%। 16 ये इधर ट्रांसफ़र किया तो 160, और ये कितना हो गया? 10। आर की वैल्यू टाइम कितना आया? टाइम आपका 10 साल आ गया भाई। आप कहेंगे कैसे आया सर? डायरेक्ट हमने कटा दिया। ये लो, देखो ये पॉइंट यदि हटाएं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 16/10, 0 से 0 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 10 इधर आया, t = 10 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने वीडियो में ही करवाया है। आप देखिएगा, शायद पिछला मैथ्स का वीडियो हो, उसमें सेम क्वेश्चन ऐसा किया है, लेकिन ना ये अभाज्य संख्या पे नहीं, सम संख्या के वर्ग पे था। ये क्या कहता है देखिएगा, 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। बिल्कुल हम जानते हैं, केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। अभाज्य है मतलब 2 सम संख्या होने के साथ साथ क्या है? अभाज्य है। मतलब बाकी सम संख्या क्या होंगी? अभाज्य नहीं होंगी। मतलब बाकी जितने भी अभाज्य होंगे वो सम नहीं होंगे। जैसे अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं, 17, 19, 23, फिर 27 नहीं, 29, 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 51, 53, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वो कह रहा है 2 को छोड़ दो, 2 से सारी बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं ये सब विषम है क्या? बिल्कुल विषम है। सही कह रहा है। कह रहा है दूसरा कारण, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो हम जानते हैं, एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य। भाज्य लिखते हैं तो 1 तो नहीं आएगा, 2 इधर आया, 3 इधर आया, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर 5 इधर आया, 6 इधर, 7 इधर, 8 इधर, 9, 10, 11 इधर, 12, 14, 15। देखो क्या कह रहा है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य है। ये भाज्य संख्या है, समभाज्य है, समभाज्य है, समभाज्य है। 9 ही ऐसी है सबसे छोटी संख्या जो विषम होने के साथ साथ भाज्य हो। ये भी सही कह रहा है। कथन कारण दोनों सही हो गए, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब दोनों में रिलेशन देखना है। 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती हैं क्योंकि 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। सही कह रहा है क्या? नहीं। 2 से बड़ी सब क्या होती हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है, इसलिए नहीं है कि 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होगा? गलत। ये दोनों व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। सही व्याख्या क्या होती पता है?
अगर यहां पे लिखा होता 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, या फिर 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है, यदि ये लिखता ना तब इसका ये कारण होता, लेकिन ये अभी कारण नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। अलग अलग तो सही होंगे लेकिन व्याख्या वो नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। 10 शिक्षक थे, एक चले गए माइनस, तो एक आ गया। जो आया ना उसकी कितनी आयु है? 25 साल। तो वो कितना लाया होगा अपने साथ? 25 साल। अब क्योंकि जो सेवानिवृत्त हुआ है शिक्षक, उनके जाने के कारण, क्योंकि वो ओल्ड थे थोड़े, सेवानिवृत्त हुए हैं तो ओल्ड एज के थे, तो उनके जाने के कारण सभी में 3 वर्ष कम हो गया। तो पहले संख्या देखो कितनी हुई, 10 लोग थे, एक शिक्षक चले गए तो 9 हो गए, फिर एक आ गए तो फिर 10 नहीं हो गए। आप कहेंगे हाँ, तो पूरे अभी भी शिक्षकों की संख्या समान है, मतलब 10 लोग ही हैं। इन 10 में औसत आयु कितनी कम हो गई? 3 औसत आयु कम हो गई ना। तो ये कितने में कम हुई होगी? पूरे के पूरे 10 में, सब में बराबर बटती है, तो कितना कम हो गया? 30। कितना कम हुआ? 30। मतलब ये शिक्षक गया तो अपने साथ साथ ये, और ये 25 आया तो 25 आया, ये तो 25 लेके आया, लेकिन शिक्षक एक्स्ट्रा कितना लेके चला गया? 30। तो 25 लाया और शिक्षक और एक्स्ट्रा लेके चला गया था 30। शिक्षक कितने साल का था? 55 इसका राइट आंसर है। इसका फॉर्मूला भी होता है, देखो, जो औसत है ना उसमें गुणा कर दो, औसत में जितनी कमी हुई उसमें गुणा करो संख्या का और जोड़ दो जितना वो लेकर आया है। 10 तिया 30 और 25 कितना होगा? डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 55 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 616 सदस्यों की किसी भी टुकड़ी को परेड में 32 आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या समान स्तंभों में मार्च करना है, तो कॉलम की अधिकतम संख्या क्या है? टर्म पे ध्यान देंगे, मैक्सिमम नंबर कह रहा है, मैक्सिमम नंबर। अधिकतम जब भी कहता है ना तो हम निकालते हैं HCF, याद रखना HCF। तो HCF निकालना है हमको, किसका निकालना है? 616 और 32 का। तो निकालिए, 6, 16, 32 किससे कटेगा? सर हमको ये पता चल गया 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28। आप चाहो तो 2 से भी कट सकते हो, 2 से भी काटो, 2 से काटे फिर 2 से काटे, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, फिर 2 से कट जाएगा ना। ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, किसी से कटेगा क्या? नहीं, यही HCF है। तो 4 दूनी 8 इसका HCF है भाई। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आई होगी बात। सिर्फ HCF निकालना था, क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा है पर डायरेक्ट HCF निकाला और काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कराया है आपको, फिर से एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखो मान लो यहाँ चोरी हुई, क्या कह रहा है? 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा यदि चोर और पुलिस की चाल क्रमशः इतनी इतनी हो। अब समझना पहले क्वेश्चन। मान लो चोरी यहाँ पे हुई है, अब चोर ना ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग गया। ये 10 बजे चोर की पोजीशन और ये है 1 बजे चोर की पोजीशन। चोर यहाँ पे 1 बजे है। अब ये बताओ
10 बजे चोर भागा है, लेकिन पुलिस कितने बजे भागना शुरू कर रही है? 1 बजे। तो पुलिस तो यहीं पे है, पुलिस 1 बजे यहाँ पे है और वो चोर के पीछे भाग रही है और चोर पहले यहाँ पे है। तो कितना दूर चोर पहले ही चला गया पुलिस से, कितना दूर है? तो आप देखो चोर की स्पीड कितनी है। चोर की चाल 42 और पुलिस की चाल 49। तो चोर ना कितने घंटे भागा है? 10 बजे से 1 बजे तक भागा है। जब तक पुलिस नहीं भागी, चोर कितने घंटे अकेले भाग लिया है? तो आप कहेंगे सर 3 घंटे। 1 घंटे में वो भागता है 42 किलोमीटर, तो 3 घंटे में भागेगा इतना किलोमीटर। आप कहेंगे ठीक, 1 घंटे में 42, तो अगले घंटे भी 42 और अगले घंटे भी 42, मतलब 42 गुणित 3 ही आना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में दूरी इतनी है, इसी दूरी को तो कवर करना है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब पुलिस 1 बजे निकल रही है यहाँ से, तो उसको यही दूरी तो पकड़नी है ना, पाटनी है ना। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अगर यहाँ पहुँच गई तो चोर को पकड़ लेगी। तो कितना दूरी उसको चलना है? दूरी उसको चलना है 42 किलोमीटर गुणित 3। पुलिस को टाइम निकालना है, किस स्पीड से चलेगी? तो पुलिस की स्पीड 49 है, बस ध्यान से देखना 49, और इसकी स्पीड है 42। भाई पुलिस 49 से चल रही है, 49 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जितनी एक्स्ट्रा चल रही है उसी से पकड़ पाएगी। क्यों? अगर 42 ये चल रहा है, पुलिस भी 42 से पकड़ेगी तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। 42 ये चला 1 घंटे में, 42 ये चली पुलिस, 42 ये चला, फिर 42 ये चला, तो कभी नहीं पकड़ पाएगी। किससे पकड़ेगी? एक्स्ट्रा जो है, कितना एक्स्ट्रा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे, इसी से पकड़ना है। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, टाइम इधर आया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, आर ऊपर गया तो 18 आर, 18 घंटे राइट आंसर है। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये देखना था कि दूरी कितनी है दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये नंबर सिस्टम का एक शानदार क्वेश्चन है। आप देखो 100 पदों तक योग निकालना है, तो अब ऐसा नहीं करना कि 100 ठोक नंबर लिख रहे हैं उसके बाद इनको जोड़ा, नहीं। आप ये देखो, पहला पद 1 है, दूसरा पद है -6, तो 1 - 6 कितना आया? आप कहेंगे 5 आया सर, माइनस का 5। अगला 2 को देखते हैं, इसमें भी -5 नहीं आया, 2 में 7 चला गया -5, 3 में 8 चला गया -5। तो हम देख रहे हैं हर दो पद का योग कितना आ रहा है? -5। तो ये बताइए टोटल पद हैं कितने? 100 पद। 2 पद का पता है तो हम देख लेते हैं, 50 टोटल नंबर हैं। 2 का कितना? -5। फिर 2 का कितना? 4 का कितना? टोटल 4 का कितना हो जाएगा? 2 है ना। तो एक पद ये हो गया, एक टर्म इसका -5। देखो 1 - 6 ये कितना या -5। अगले 2 पद को यदि देखें तो -5, और ये कितना है? एक साइकिल। देखो एक साइकिल -5, एक साइकिल -5, तो ऐसे करके कितने साइकिल होंगे? 50 साइकिल होंगे। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में 2 पद, तो कितना हो जाएगा? -5 × 50, 5 पंचे 25, लेकिन कौन सा? -250। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए -250 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले इसको समझो। कोई स्त्री है, विद्युत स्त्री, प्रेस आयरन, भाई MRP है कुछ और CP है।
एमआरपी में आप छूट देते हो, मान लो एमआरपी है 100, एमआरपी में आप छूट दिए, छूट कितने के दिए? 10% की, 10% की छूट दिए तो बेचे कितने में होंगे? 90% में। आप कहेंगे हाँ ठीक है, 10% छूट दिए तो 90% में बेचे होंगे। एसपी कितना आया? एसपी आया एमआरपी का 90%। क्यों? 10% छूट दे दिए हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है? 8%। लाभ किस पे होता है? सीपी पर। तो सीपी का 8% 108%। ये भी क्या आया? ये भी एसपी आया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों तो बराबर होंगे ना। तो एसपी माइनस सीपी कितना आया? एमआरपी अपॉन सीपी कितना आया? एमआरपी है 108 बटे सीपी है 90। आप कैंसिल करना चाहो तो कर लो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये लिख लो। अब देखो, इसको भी कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर लो। 6 बटे 10, 6 बटे 5, 18 पंचे 90, 18 छंग 108। देखिएगा एमआरपी दिया कितना है? 690। एमआरपी कितना दिया है? 690। ध्यान से देखना, सीपी है कितना? सीपी कितना आया? 5। सीपी 5 है और एमआरपी है 6। एमआरपी है 6। वो कह रहा है कोई छूट नहीं दिया, कोई छूट नहीं दिया, मतलब एमआरपी में ही बेच दिया, इतने में ही बेचा, कोई छूट नहीं। 6 रुपया लिखा है, 6 रुपया में बेचूंगा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? सर एक का प्रॉफिट कहाँ से? 5 से इंटू 100%। 5 दूना 10, 20% प्रॉफिट है। देखो ध्यान से, हमको ये 690 की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं है। मान लो यहाँ पे रहता 1200 तब भी ये 20% आता, 1300 रहता तब भी 20% आता, सब में ये 20% आएगा। यदि आप चाह रहे हो निकालना तो निकाल भी सकते हो। 690 ऐसा लिखो, सीपी पहले निकालो इंटू 108%, इतने में बेचा है और बेचा कितने में है? 690 का 90%। यही है ना, एमआरपी में 10% छूट मिला है, ऐसे निकाल सकते हो। सीपी की वैल्यू निकाल लोगे। सीपी की वैल्यू निकालने के बाद देखो कितना आया सीपी की वैल्यू? 18 छंग 18 पंचे 6 एकम 6 बचा 6 एकम 6, 6 पंचे 30। सीपी आ गया 115 गुणित 5, जो भी आएगा ये गुणा करेंगे। अब ये बताओ इतने में खरीदा है, कितने में खरीदा है? 115 गुणित 5 में, और कह रहा है मैं बेचूंगा एमआरपी में, इतने में ही बेचूंगा, तो बेचेगा कितने में? 690 में ही बेचेगा। आप कहेंगे हाँ सर, रेशियो ले लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, कैंसल हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? किसी से कटेगा क्या? अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का, और 13 में से 11 गया 2, 23 बटे 115 इंटू 100%, 23 पंचे 5 दूना 10, 20% फिर आ रहा है। पर हम ये कह रहे हैं इससे क्यों बनाना, इससे क्यों बनाना, डायरेक्ट आप इसी से बनाओ ना, रेशियो लेकर। क्या 10% छूट तो 90% में बेचा, 8% प्रॉफिट तो 108 में बेचा। एमआरपी सीपी का रेशियो ये 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट? 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, सम संख्या का वर्ग बताया था, अभाज्य संख्या का कथन कारण देखे। अब अपन देखते हैं विषम संख्या का वर्ग। किसी भी विषम संख्या का, अब देखो सबसे पहले ये समझना, ये कथन कारण से है ना, तो पहले इसको पकड़ना,
ये देखो ये सही है क्या, अगर सही है तो ये देखो ये सही है क्या। दोनों सही होने के बाद इन दोनों को जोड़ना है। अब तो आप समझ गए होंगे, इतने वीडियो देख लिए हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन कथन कारण के अभी तक हो ही गए हैं, मैथ्स रीजनिंग मिलाकर। चलो, किसी भी विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होती है। कोई विषम संख्या लेते हैं, एक का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81। ठीक बोल रहा है सर, सब विषम संख्या का वर्ग ना विषम संख्या होती है। बहुत सही कह रहा है। क्यों? कारण कहता है दो विषम संख्या का गुणनफल सदैव विषम होगा। बिल्कुल सही, वर्ग कर रहे हैं मतलब दो विषम संख्या का गुणनफल कह रहे हैं ना। कारण भी सही है और इसका करेक्ट व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो, हमने एक क्लास में आपसे किया था BODMAS सॉल्व और वहां पे कहा था हम बताएंगे V BODMAS क्या है। BODMAS आप जानते हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। V क्या है तो समझना, V मतलब होता है विनिकुलम। ये नया नया वर्ड बता रहे हो सर, विनिकुलम मतलब क्या? ऐसी संख्या जिसके ऊपर ऐसी लाइन खिंची हो, बार लगा हो। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? V, फिर उसके बाद ब्रैकेट। तो जब भी सॉल्व करेंगे ना, याद रखना, जैसे 1/3 - 1/5, तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 2/15 ये आता है ना। लेकिन मान लो विनिकुलम लगा है, ये विनिकुलम लगा है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा रहा -1/3 - 1/5, विनिकुलम लगा है। विनिकुलम ना यहाँ से लगा है, तो इसके पहले वाला साइन नहीं लेना, मत लेना, बिना साइन लिए सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो, क्या ये साइन लेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं अभी मत लो इसको। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा सर? 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 में से 2 गया, 1/12। इसकी वैल्यू आ गई 1/12। अब साइन लगाओ। ये नहीं आया समझ में? एक बार और देखो, यदि समझ में नहीं आया तो हम क्या कह रहे हैं, विनिकुलम सबसे पहले सॉल्व तो करना होता है, लेकिन यह जो शुरुआत है उसके पहले वाला साइन नहीं लेते। मतलब 1/4 - 1/6 करेंगे, कितना आएगा? 1/12। मान लो आप साइन ले लेते तो कितना बड़ा ब्लंडर होता, देखना। इसको सॉल्व करोगे 12 आएगा, 4 तिया 12, लेकिन कौन सा? माइनस का। 6 दूना 12 माइनस का, 3 2 5/12 माइनस का 5/12 आता। लेकिन अभी कितना आ रहा है? 1/12। चलो, तो जब भी विनिकुलम होगा उसके पहले वाला साइन नहीं लेना। सॉल्व किया, कितना आया? 1/12। अब ये साइन लगा दो ना, क्या दिक्कत की बात है? अब लगा दो साइन। आप कहेंगे ठीक है सर, ये इसको यहीं पे रख ले रहे हैं, आप देखिएगा कुछ। अब देखो, 2 दूना 4 और 1 5/2। सर ये 1/12, 5/2 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 5 छक्का 30 माइनस 1 मतलब 29/12। और ये एक ब्रैकेट खुलेगा तो 1/2 भी सॉल्व होगा। 12 दूना 24, तो कितना आ गया? 29/24। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई 29/24। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसको, पहले यहाँ तक का आ गया है ना, इसको सॉल्व करो। 4 एकम 4 और 1 5/4, माइनस साइन ये वाला, बराबर कर लेते हैं। 6 चौक 24, तो 6 पंचे 30, 30 में से 29 गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 में से 29 गया, 1/24। 1/24 यहाँ तक आ गया पूरा का पूरा, 1/24।
यहाँ क्या है, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, और ये भाग है ना, भाग सॉल्व नहीं होता, गुणा में बदल जाता है। तो 24 ऊपर 1 नीचे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12 और 1 13/2, 1/2 ऑफ मतलब गुणा, मतलब 13/4 ये आया। और ये भाग है, भाग बदलता है गुणा में, तो आगे वाली संख्या पलट जाती हैं। 13/4 को आप लिखेंगे 4/13, 13 से 13 कैंसल, 4 से 4 कैंसल। आंसर कितना आ रहा है, 24। कुछ गड़बड़ है क्या? 4 तिया 12 और 1 13/3 है, ये 13/3 है, देखिए 13/3 है। तो 3 दूना 6, तो 6 ऊपर जाएगा ना, 6 ऊपर जाएगा। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 छंग 36। ऑप्शन नंबर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखो इसको ना ऐसे ही बनाया करो, एकदम ऐसा ऊपर से नीचे तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, यहीं पे लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, यहीं लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, यहीं लिखा, इसको सॉल्व किया, यहीं लिखा, इसके साथ इसको सॉल्व कर लिया, फिर इधर सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में तीनों को ये वाला और लास्ट वाला सॉल्व करके यहाँ पे लिखा और सॉल्व किया इसको। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौथे अनुपात, चौथा अनुपात क्या है? ये पहला अनुपात, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा अनुपात, ये निकालना है। ये कब निकलता है? हम जानते हैं इन दोनों का गुणा होता है, बट बराबर इन दोनों का गुणा। तो D बराबर क्या निकलेगा? देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, A और D का गुणा होगा, बराबर इन दोनों का गुणा होगा, मतलब B गुणित C। हमको पता है D का मान निकालना है, मतलब A नीचे जाएगा, A नीचे जाएगा ये, तो D का मान आएगा, मतलब शुरू वाली संख्या नीचे 56। देखो A B C है ना, ये A B C, तो B गुणित C, मतलब 56 गुणित 63/42। ये पहला का चौथा अनुपात आया। दूसरे का क्या आएगा? फिर वही, इसको A मान लेते हैं, ये B और ये C, तो B और C का गुणा होगा, और बटे में क्या आएगा? A, तो B और C कौन है? 273 गुणित 153 बटे क्या है? 189। दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखो 9 से कटेगा क्या? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 21 एकम 21, 6 बचा 63, 21 तिया 63। इस तरफ से कुछ कट रहा है क्या? 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, 7 निया 63। आप 7 निया 63, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 28, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 84 अनुपात 17 दूना 34, 17 तिया 51, 5, 17 एकम 17, 5 22, 84 अनुपात 221। ऑप्शन नंबर ना डी राइट आंसर है। क्या करना था? इसका चतुर्थानुपात निकालना था, इसका चतुर्थानुपात निकालना था और दोनों का अनुपात लेना था। इसका चतुर्थानुपात ही कैसे निकालते हैं ये हमने यहाँ पे बताया। चतुर्थानुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का ये तरीका है। B और C का गुणा करो बटे A, तो B और C का गुणा किया बटा A, B C का गुणा किया बटा A और दोनों का अनुपात ले लिया। यहाँ से आपका राइट आंसर आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब देखो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,872.7985 रुपये में खरीदा। बस
आपने इसको देखा और आप छोड़ दिए ये क्वेश्चन। इतना लंबा चौड़ा कैसे कर पाएंगे? पॉइंट के बाद 4 संख्या याद रखो। प्रत्येक को, हर एक को इतने रुपए में खरीदा। तो जब भी सेम सीपी का क्वेश्चन आए, सेम सीपी मतलब समान क्रय मूल्य, समान क्रय मूल्य सीपी का क्वेश्चन आए, क्या करना है? कितनी वस्तु है? 3। कितनी वस्तु है? 3। तीनों का परसेंट जिसमें बेच रहा है उसको पकड़ो। तो 15.69, अच्छा 15.69 ना, 0.69 ये लाभ है तो प्लस में रहेगा। 12.18 ये भी लाभ है तो प्लस में रहेगा। और हानि है 10.5, हानि है इसलिए क्या आएगा? और कितनी संख्या है, कितनी वस्तु है? 3। 3 से डिवाइड कर लो बस। क्या करना है? सेम सीपी होना, लाभ को जोड़ो, हानि माइनस जितनी संख्या डिवाइड करो। बताओ इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? 9 और 1 10, 8 और 1 9, 6 15, 15 मतलब 5, और ये 50 50, 5 से 5 गया कैंसिल हो गया। और 15 और 1 16, 17 18, 28, 28 में से 10 गया 18/3 और परसेंट 3 पंचे 15, 3 छंग 18 प्लस में आया ना तो मतलब लाभ है। अगर माइनस में आता तो क्या बोलते? हानि। प्लस में आया इसलिए लाभ। तो जब भी समान सीपी हो, हमको मतलब ही नहीं सीपी दिया क्या है। सेम सीपी के केस में सब लाभ को जोड़ो, हानि को घटाओ, जितनी संख्या है डिवाइड कर दो, खत्म। देखो एग्ज़ाम में जब भी आपसे पूछा जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद लगाई जाती है कि आप 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन बना लें, क्योंकि 2 घंटे का पेपर मतलब 120 मिनट और 100 क्वेश्चन। तभी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 मिनट 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा कब होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए 5-5 मिनट का नहीं देगा, बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा डेटा वाला अगर दे रहा है, मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे लगे हैं जो उसका यूज ही नहीं होना। डायरेक्ट कंसेप्ट लगाओ, आंसर निकालो। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज से क्वेश्चन है 9,000 रुपये 7% ब्याज की दर से मूलधन लेते हैं। मूलधन कितना लिया है? एक व्यक्ति ना 9,000 रुपये ले रहा है। कितनी दर से? 7% की दर से। 12,000 रुपये 8% की दर से, और ले रहा है 15,000 रुपये 9% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से उधार लिए। टी नहीं पता है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और अंत में इतना भुगतान करना पड़ा। इतना भुगतान करना पड़ा मतलब इतना पे करना पड़ा, मतलब मूलधन तो दिया ही, साथ में ब्याज भी दिया, मतलब ये मिश्र धन है। मूलधन देखो कितना लिया वो, 12, 9, 21, 21 और 5 26 और 10 36, 36,000 तो मूलधन था। तो ब्याज कितना पटाया होगा? ब्याज पटाया होगा सर 700 और 14,000, 14,700 ब्याज है। तो ब्याज लगा कितना ये देख लो। मान लेते हैं टाइम है टी साल, कितना साल? टी। तो 7% से परसेंट कैंसल, 9 7 63 टी प्लस अरे साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन गुणित दर और समय बटे 100, 100 किया तो ये 00 से 00 कैंसल परसेंट का। चलो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 10 960 टी प्लस 15 निया 135 और टी टाइम, क्योंकि टी है। अब ये बताओ सबको जोड़ो कितना ब्याज आया? सर
0 का 0, 6 5 11 और 3 14, हासिल आई 1, 3 और 4, 9 4 13, 13 और 6, 3 9 19, इतना टी आया है। और ब्याज कितना है 14700, टोटल ब्याज इतना है। तो इसको कैंसिल करो, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। 9 सत्ते 63, 0, 12 पंचे 60, 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 1 0, 15 निया 135, 135 ठीक है। अब देखो ये 639, 990 और 1000, 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 1630। अच्छा सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9 5 14, हासिल आई 1, और 9 और 1 10, 10 3 13, 13 19 ठीक है। अच्छा 19, एक और एक तो आएगा ना, ये ए है। चलो अब देखो सर, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, टी की वैल्यू कितनी आ गई 5। डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 29, 5 साल आ रही है। आंसर क्या है 5 साल। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है भाई, इसमें आपको क्या करना था, मूलधन गुणित दर गुणित समय पहले वाले का, मूलधन गुणित दर गुणित समय दूसरे वाले का, मूलधन गुणित दर गुणित समय तीसरे वाले का, सबको जोड़ना है और कितना ब्याज लग रहा है वो लगाना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, ये है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। क्या कहता है, एक हवाई जहाज समबाहु त्रिभुज की बाउंड्री में भुजाओं में कवर करता है, यहाँ घूमता है। मतलब यहाँ से यहाँ गया दूरी वही है, यहाँ से वहाँ गया वही दूरी, यहाँ से वहाँ गया दूरी वही। क्यों, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में दूरी क्या होती है, समान। आप कहेंगे ठीक है सर, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा बनाओ, स्पीड फिर आप बनाओ डिस्टेंस फिर बनाओ टाइम। स्पीड कितनी दी है 300, 200 और क्या है 240। आप ना इन तीनों का एलसीएम लो और वही दूरी होगी। 300, 200 और एक 240 का एलसीएम क्या होगा, 3 चौक 12, 2 छंग 12, 24 पंचे 12, 120। तो 1200 ले लिया एलसीएम, 1200, क्योंकि 1200 एलसीएम है इन तीनों का। अब टाइम निकालने के लिए टाइम कैसे करते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1200, 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 2 छंग 12 और 24 पंचे। टाइम कितना आया 6 4 10 5 15। टोटल डिस्टेंस कितना आया 1200 गुणित 3, 12,000 नहीं 1200 गुणित 3। तो ये बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1200 गुणित 3, टाइम कितना है 15, 3 पंचे 15, 5 दूना 10, 5 चौक 20। आंसर कितना आया 240 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्या किया नहीं समझ में आया। हम कह रहे हैं जब दूरी बराबर हो, दूरी समान हो, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं स्पीड का। एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम लो और स्पीड से डिवाइड करो। जो आया डिस्टेंस, क्योंकि 3 दूरी है तो 3 से गुणा किया बटे टाइम, बस खत्म औसत स्पीड के लिए। लास्ट 4 क्वेश्चन हैं। देखो, एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय तक उसका दूरी बताओ। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। दूरी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल T। मतलब क्या है सर, जब भी कोई दूरी समान हो, घर से कार्यालय, तो दूरी समान रहेगी।
आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, कभी भी जाओ, घर से कार्यालय की दूरी समान है, यदि वही रास्ता अपना रहे हो तो जब भी आए ऐसा तो ये लगेगा। स्पीड का गुणा करो तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे और कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। डेल क्या है? डेल मतलब डिफरेंस, दोनों का अंतर। तो 30 और 24 का डिफरेंस 6। टाइम क्या लेना है? देखो देरी बोल रहा है ना, तो देरी मतलब क्या होता है? माइनस। अब देखो 18 मिनट की देरी, 18 माइनस, तो देखो जो बड़ा है ये बड़ा है, इसमें छोटे को घटाना है, ये छोटा है, दोनों को घटाना है मतलब माइनस साइन, घटाएंगे तो घटाओ, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 मिनट। क्यों? क्योंकि मिनट में है। तो 8 डेल टी कितना है? टाइम का डिफरेंस 8 मिनट। मिनट को ना घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। अब देखो घंटे में बदल गया, 30 दूना 60, 6 दूनी 12, दूना 24, 8 दूनी 16 किलोमीटर आपका है। दूरी कितनी आ गई? 16 किलोमीटर। ये यहाँ रखना था, एक स्टेप में आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो किसके बराबर है? विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/7। तो प्रॉफिट और एसपी का रेशियो कितना आया? एसपी इधर ले आते हैं, 7 में बेचा तो 2 का लाभ हुआ। तो देखो 7 में बेचा, 2 का लाभ, 2 ज़्यादा में बेचे हैं, खरीदे 2 कम में होंगे 5 में, कितने का लाभ? 2 का 5 से इंटू 100%, कितना आया? 40% राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गिरी इतने रुपए की औसत साड़ी लागत पर 14 साड़ी खरीदता है। तो गिरी ना 14 साड़ी खरीद रहा है, नंबर, एवरेज, औसत, और योग क्या जानते हैं? सम क्या जानते हैं हम? सर इन दोनों का गुणा। नंबर कितना है? 14 साड़ी ले रहा है, कितने रुपए में? 835 में। तो योग कितना आया? 14 गुणित 835। आप कहेंगे ठीक है। 11 साड़ी और खरीद रहा है, उसका औसत लागत है 645। तो योग कितना आया? 11 गुणित 645। तो अब सभी का औसत निकालो बोल रहा है, तो ऐसे क्या निकालेंगे औसत? 11 14 गुणित 835 धन 11 गुणित 645 बटे टोटल कितना हो गया? 14 11 सर 25, 25 से डिवाइड कर लेना। तो 14 पंचे 70, हासिल आई 7, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 और 7 49, हासिल आई 4, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112 और 4 116 प्लस ये आ जाएगा 5 4 9 6 4 10 6 और 1 7। इन सब को जोड़ो, 25 से डिवाइड करो, आएगा 5 9 9 18, हासिल आई 1 6 और 1 7 और 7 और 1 8 और 11 बटे 25। 25 सत्ते से सब शुरू हो रहा है। 175 चला गया, 12 बचा, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे ये नहीं, एक ही आंसर है 125। ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जो लिख रहे हैं ये समझाने के लिए बताया है, डायरेक्ट आपको ये करना है। क्या 14 साड़ी
35 के औसत में कितने रुपए में खरीदा होगा योग, 11 साड़ी इतने औसत में योग, और टोटल साड़ी कितने में खरीदेगा, गुणा किया 25 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेगा। 12 रुपए में 12 वस्तु लेता है तो एक वस्तु कितने रुपए में लेगा, एक वस्तु को खरीदेगा 1 रुपए में। क्यों? क्योंकि 12 वस्तु 12 रुपए, तो एक वस्तु 1 रुपए, और 1.25 रुपए प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 1.25 रुपीज में। देखो ये खरीदा है और ये बेचा है, तो खरीदा कितने में, 1 रुपए में, बेचा कितने में, 1.25 में। सर इसको 100 बना लेते हैं ना, या इसको पॉइंट हटा दें, तो ऐसा नहीं करेंगे, बटे 100 अनुपात, अब ये 100 इधर चला जाएगा मान लो, तो 125। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको अच्छे पसंद आए होंगे। हार्ड लेवल का, थोड़ा मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा अपर साइड का क्वेश्चन था, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता पूरा हार्ड आ जाए, पूरा इजी आए, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम सारे लेवल आपको कराना चाह रहे हैं ताकि कोई भी आपको पॉसिबिलिटी ना हो कोई भी क्वेश्चन छूटने की, क्योंकि मिशन 50 में पूरा नंबर हमको चाहिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।